हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। अब कैसे ये किया जाता है, क्यों हम पृथक्करण करते हैं, है ना, और इसकी विधियां क्या क्या होती हैं और पृथक्करण होता क्या है, इसके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लिया था। थोड़ा बहुत समझ लिया था कि सेपरेशन की प्रोसेस होती क्या है, कैसे सेपरेशन की प्रोसेस की जाती है और क्यों की जाती है। ठीक है, तो आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। अब सबसे पहले पदार्थों का पृथक्करण करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि किसी मिश्रण से, मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, किसी मिश्रण से उन पदार्थों को, उसके जो कंपोनेंट है उनको अलग करना, इसको ही सेपरेशन कहा जाता है या पृथक्करण कहा जाता है। अब ये प्रोसेस जो है वो क्यों की जाती है, देखो, पहला तो जो अनडिजायरेबल या अनवांटेड कंपोनेंट है, यानी कि जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे कंपोनेंट को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। दूसरा, ताकि हमें एक प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ मिल सके। तीसरा, ताकि हम उससे जो काम का पदार्थ है यानी कि उपयोगी पदार्थ है उसको अलग कर सके और जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको हटा सके। तो इसीलिए सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि सेपरेशन होता क्या है, सेपरेशन क्यों किया जाता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, तो आप एक बार देख लीजिए। जैसे हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, जो एक ही तरह के पदार्थ से बनते हैं उन्हें प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। वही जो एक से अधिक तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं उन्हें अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। और जो पदार्थ किसी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बनाते हैं, ठीक है, या ऐसे पार्टिकल जो किसी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बना रहे हैं, उन्हें अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज कहा जाता है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे थे, ये जो मिक्सचर हैं, ये दो तरह के हैं। एक है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, इस तरीके से, चलो इसको देख लेते हैं। दो तरह के हैं, एक है होमोजीनस और एक है हेट्रोजीनस। ठीक है, तो ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस होते क्या हैं। अगर हम होमोजीनस की बात करें तो होमोजीनस जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी उपस्थिति हमें नहीं दिखाई देती, हमें एक ही सॉल्यूशन दिखेगा। जैसे हमने एक बीकर लिया या कोई ग्लास लिए, चलिए ग्लास लेते, ग्लास में लिया हमने जल और इसमें डाल दिया नमक 1 चम्मच। ठीक है, और इसको किसी स्टेरर की मदद से हमने घोल लिया है। ठीक है, स्टेरर की मदद से हमने घोल लिया। अब हमने क्या देखा कि नमक जो है वो जल में अच्छे से घुल चुका है। ठीक है, इतना घुल चुका है कि अब ये पानी जो है एकदम क्लियर हो गया है। अब पानी कैसे हो गया, नमक और जल जब घुल गए हैं तो पानी कैसे हो गया है, क्लियर हो गया है, यानी कि साफ हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा कि इसमें कोई और कंपोनेंट भी मिलाया गया है। लेकिन अगर ये हमें साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये साफ ही है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे कि नमक पानी का जो घोल हमने बनाया है या हम कहें सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो इसमें नमक भी है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें हमें किसी दूसरे कंपोनेंट की उपस्थिति दिखाई नहीं देती, उसे कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सॉल्यूशन। या हम कहें जिसमें दोनों कंपोनेंट, अगर हम बात मान लेते हैं नमक कंपोनेंट ए है और जल कंपोनेंट बी है, तो जिसमें ए कंपोनेंट जिसको हम सॉल्यूट कह रहे हैं, है ना, जो कम मात्रा में होता है, उसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट जो है
सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाता है उसे कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये मिल्क शेक एग्जाम्पल हमें दिया गया है ना मिल्क शेक का। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, क्या हमें मिल्क दिख रहा है इसमें, या कोई फ्रूट इसमें दिख रहा है ना। हमने इस मिल्क शेक में शुगर भी डाली होगी, थोड़ा बहुत कुछ सिरप डाला होगा, कोई फ्रूट डाला होगा, मिल्क डाला होगा। तो क्या सारे कंपोनेंट हमें अलग अलग दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट? नहीं दिख रहे। हमें एक सिर्फ मिल्क शेक ये दिख रहा है, पिंक कलर का जो लिक्विड है, हमें सिर्फ वही दिख रहा है। इसके अलावा हमें कुछ और कंपोनेंट इसमें नहीं दिख रहे। यानी कि ये एक कैसा सॉल्यूशन है, ये एक होमोजीनस मिक्सचर है। जैसे हमने बात की, हमने बनाया एक मिक्स्ड फ्रूट जूस, जिसमें हमने एक ऑरेंज लिया है, एक बनाना लिया है, एक मैंगो लिया है, एक पपाया लिया है, एक 5-6 ग्रेप्स लिए हैं। ठीक है, तो उनको हमने मिक्स कर लिया है जूसर में और उनका जूस निकाल करके मिला दिया है, एक ग्लास में उसको हमने स्टोर कर लिया है। तो अब ये जो मिक्स जूस है, क्या हमें पता चलेगा कि इसके अंदर बनाना है या एप्पल है या ऑरेंज है या वाटरमेलन है? क्या पता चलेगा हमें? नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि वो आपस में अच्छे से क्या हो चुके हैं, घुल चुके हैं आपस में अच्छे से। ठीक है, इसीलिए वो एक जो मिक्स फ्रूट जूस का जो ग्लास है वो भी क्या होगा, एक होमोजीनस मिक्सचर ही होगा। क्लियर है इतनी बात कि होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें हमें दूसरे कंपोनेंट की उपस्थिति दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, जैसे हमने नमक और जल के सॉल्यूशन की बात की तो ये क्लियर है, तो अब आप कहेंगे मिल्क शेक तो क्लियर नहीं है तो इसको तो होमोजीनस नहीं होना चाहिए। क्लियर का मतलब है कि दूसरा जो कंपोनेंट है वो ना नहीं दिखाई दे। जैसे जल तो क्लियर है ही, अब इसमें नमक जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो होमोजेनस मिक्सचर के बारे में नोट कर लीजिए। ये जो हमें यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है और एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की, यानी कि मिक्सचर इन विच particles of the substance present can be seen easily are called heterogeneous mixture। यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें दूसरे पार्टिकल की जो उपस्थिति है वो हमें आसानी से दिख जाती है, उसे कहा जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे अगर हम बात करें वाटर इन ऑयल, डस्ट इन एयर, तो ये सभी क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। जैसे समझ लेते हैं इसको, हमने एक बीकर लिया है या एक ग्लास लिया है, इसमें डाला है हमने वाटर। ठीक है, इस ग्लास में क्या डाला है, वाटर डाला है। अब हमने क्या किया, इसमें डाल दिया 1 चम्मच तेल। क्या डाल दिया है, 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये जो वाटर है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है वाटर, और ये क्या है हमारे पास, ये है ऑयल। तो यहाँ पर वाटर और ऑयल दोनों क्या हो गए हैं, सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं ना, और दोनों हमें दिख रहे हैं, दोनों आपस में घुले हुए नहीं है। तो दोनों हमें अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये आपस में घुले हुए नहीं है, तो ये होमोजीनस मिक्सचर तो नहीं है। तो कौन से मिक्सचर्स हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दूसरे कंपोनेंट है वो अच्छे से दिख जाता है। अब बात करते हैं, जैसे आपने मिक्स नमकीन तो देखी होगी, है ना, एक पैकेट आता है जिसमें लिखा रहता है नवरत्न मिक्सचर। तो उस नमकीन में बच्चों चना होता है, मूंगफली होती है, सेव होता है, जो हमारा कॉर्नफ्लेक्स है वो होते हैं, और भी 2-3 तरह की अलग अलग नमकीन का वो मिक्सचर होता है। ठीक है, क्योंकि नमकीन का नाम ही मिक्सचर है, तो अलग अलग नमकीन उसमें मिली हुई होती है। तो जब आप उस नमकीन में से 1 चम्मच उठा करके अपने हाथ में डालते हो, तो हो सकता है आपके हाथ में मूंगफली का दाना एक भी ना आया हो, चने की दाल और अलग अलग दाल आई हो, है ना। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कौन सा कंपोनेंट आपके हाथ में आया है, कौन सा नहीं आया। तो आप इन कंपोनेंट्स को अलग अलग भी कर सकते हो,
है ना? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो जो ये मिक्स नमकीन का जो मिक्सचर था उसको हम क्या कह रहे हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। वहीं अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सेकंड वाला एग्जाम्पल जो हमें दिख रहा है वो है फ्रूट सैलेड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस फ्रूट सैलेड में आपको क्या दिख रहा है? अलग अलग फ्रूट्स दिख रहे हैं, जिसमें कीवी है, ऑरेंज है, बनाना है, वाटरमेलन है। तो डिफरेंट फ्रूट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बनाना खाने का मन है तो आप बनाना खा सकते हो, कीवी खाने का मन है तो कीवी खा सकते हो, या ऑरेंज खाने का मन है तो ऑरेंज खा सकते हो। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है ना, फ्रूट का एक क्या है? मिक्सचर है। लेकिन कैसा मिक्सचर है? इसमें आप अलग अलग फ्रूट्स के कंपोनेंट को अलग अलग देख पा रहे हो, उन्हें अलग अलग कर सकते हो। तो इसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहीं अगर हम इन सारे फ्रूट्स को एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके छान ले और इनका जूस निकाल ले, ठीक है, तो वहां पर क्या आप बता पाओगे कि ये कीवी है, ये ऑरेंज है? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि सारा जो फ्रूट्स है वो एक साथ क्या हो जाएगा? अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिससे आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर इनका जो जूस वाला मिक्सचर है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा होमोजीनस मिक्सचर। तो यहाँ पर बच्चों आप होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कई एग्जाम्पल है, जैसे सैलेड का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, तो अलग अलग वेजिटेबल्स यहाँ पर है। मिल्क एंड सीरियल्स का आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो, मिल्क अलग है, सीरियल्स अलग है। चिक पीस का आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो चिक पीस है इसमें पोटैटो भी है और भी सारी कई चीजें हैं वो आपको दिख रही हैं अलग अलग। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। चलिए, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया या कोई कंटेनर लिया या कोई ग्लास लिया, इसमें लिया हमने वाटर, क्या लिया है? वाटर। और इसमें हमने डाल दी बच्चों सैंड, यानी कि रेत, और डाल दिया चॉक पाउडर। ठीक है, चॉक पाउडर डाल दिया। वहीं हमने एक और दूसरा बीकर लिया, इसमें भी हमने लिया वाटर, इसमें हमने डाला सॉल्ट, फिर हमने डाली शुगर, फिर हमने डाला इसमें लेमन जूस। ठीक है, फिर हमने डाला लेमन जूस। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन हमने बनाए, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों सॉल्यूशन में से, यानी कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में से कौन सा आपका हेट्रोजीनस है, कौन सा आपका होमोजीनस है? क्या दोनों ही हेट्रोजीनस है या दोनों ही होमोजीनस है? ठीक है, तो चलिए आप एक बार खुद से इसको करके देखिए कि कौन सा हेट्रोजीनस होगा, कौन सा होमोजीनस होगा। सोचिए जरा। चलिए, तो अब तक तो आपने ये क्वेश्चन कर ही लिया होगा। अब तक जो दोनों टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ भी आ ही गए होंगे। चलिए, तो अगर आप सॉल्यूशन ए की बात करते हो तो पानी में हमने डाला है नमक। अब नमक कैसा है? सॉल्यूबल है, यानी कि घुलनशील है, तो ये पानी में घुल जाएगा। फिर हमने डाला इसमें 1 चम्मच चीनी। चीनी भी कैसी है? घुलनशील है पानी में, तो ये भी पानी में घुल जाएगी। ठीक है, फिर हमने 1 चम्मच लेमन जूस यानी कि नींबू का रस डाला, तो ये भी पानी में अच्छे से घुल जाएगा। तो जब हमने इनको एक स्टिरर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से घोला तो ये सभी पानी में अच्छे से घुल गए। फिर हमें कैसा दिखाई दिया? वो जो पानी है वो हमें कैसा दिखाई दिया? एकदम क्लीन या क्लियर हमें दिखाई दिया। यानी कि ये जो सॉल्यूशन बना ये कैसा सॉल्यूशन है? एक होमोजीनस सॉल्यूशन है। क्यों है होमोजीनियस सॉल्यूशन? क्योंकि जो सॉल्ट है, शुगर है और लेमन जूस है, तीनों ही कैसे हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलनशील होते हैं, या हम कह सकते हैं कि विलय होते हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है, तो ये जैसे हम पानी में डालते हैं, किसी चम्मच की मदद से घोलते हैं, तो ये आसानी से घुल जाते हैं पानी में। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? होमोजीनियस बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये तीनों जो कंपोनेंट हमने डाले हैं ना वो नहीं दिखाई देंगे। ठीक, चलिए
अब बी की बात करते हैं, बी वाले सॉल्यूशन की। क्या बी वाला सॉल्यूशन भी होमोजीनस होगा? अब बी वाले सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने पानी में डाला है रेत, ठीक है। रेत को हम पानी में घोल लेंगे, और कितना भी हम घोलने की कोशिश करेंगे रेत पानी में नहीं घुलेगा बच्चों। और जब हम थोड़ा देर सॉल्यूशन को रेस्ट पे छोड़ेंगे तो जो रेत है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, यानी कि जो कंटेनर है उसके बॉटम में चली जाएगी, ठीक है। फिर हमने डाला इसमें चॉक पाउडर। चॉक पाउडर भी कैसा है बच्चों? अविलय है, यानी कि अघुलनशील है पानी में। तो पानी के साथ ये चॉक पाउडर भी नहीं घुलेगा, तो ये चॉक पाउडर ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। हो सकता है कुछ पार्टिकल्स इसके बॉटम में भी चले जाएं, लेकिन जब आप ये जो बी वाला कंटेनर है या बी वाला ग्लास है, जब आप बी वाले ग्लास में देखोगे तो आपको पानी भी दिखेगा, आपको चॉक पाउडर भी दिखेगा, और आपको रेत भी दिखेगी। यानी कि जो तीनों कंपोनेंट इसमें है वो तीनों कंपोनेंट आपको आपकी आंखों से दिखेंगे, ठीक है। तीनों कंपोनेंट की जो उपस्थिति है वो आपको पता चल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी वाला सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है? ये एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं दोनों सॉल्यूशन के। अब आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आप क्लियरली समझ गए हैं कि होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसको आपको चैप्टर के अंत तक ध्यान में रखना है, और उसके बाद भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो सेपरेशन की जरूरत क्यों है? क्यों सेपरेशन की जरूरत है हमें? देखो, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कि सेपरेशन क्यों जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, किसी मिक्सचर में से हमें प्योर सब्सटेंस मिले और इम्प्योर सब्सटेंस को हम हटा दें, ठीक है। यानी कि हमें ऐसा सब्सटेंस मिले जो शुद्ध हो और जो हमारे लिए उपयोगी हो और हानिकारक ना हो, ऐसा पदार्थ हमें मिलता है सेपरेशन से। और जो हमारे लिए अनुपयोगी है, हानिकारक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इसीलिए हमें जरूरत है सेपरेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन की। अब मेथड ऑफ सेपरेशन क्या क्या है? देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि जो सेपरेशन है वो क्या है, ठीक है। व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन क्या है, ठीक है। सेपरेशन क्या है ये हमने पढ़ा, ठीक है। सेपरेशन की आवश्यकता क्या है, ठीक है। सेपरेशन की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। सेपरेशन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो सेपरेशन क्यों किया जाता है ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया। तो तीन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका हमने यहाँ पर आंसर देख लिया है। अब बात आती है सेपरेशन कैसे किया जाता है। अब बात आती है कि कैसे सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन कैसे करेंगे, इसके अलग अलग मेथड होते हैं, या हम कहें कि अलग अलग विधियां होती हैं। अब ये विधियां क्या होती हैं? अब देखो बच्चों, जैसे जब हम चाय को अलग करते हैं, है ना, चाय पत्ती से, ठीक है, चाय को चाय पत्ती से अलग करना, या चावल में से पत्थर अलग करना, ठीक है, या आटे में से भूसा अलग करना। तो ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं अलग अलग प्रोसेस। चावल में से हम पत्थर अलग करते हैं, ठीक है, भूसे में से हम क्या अलग करते हैं, सॉरी, आटे में से हम भूसा अलग करते हैं, ठीक, और चाय की पत्ती में से चाय को अलग करते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों प्रोसेस है इसमें अलग अलग सेपरेशन की विधियां लगती हैं, ठीक है। अलग अलग सेपरेशन की जो प्रोसेस है, अलग अलग मेथड्स यहाँ पर लगते हैं। तो वो मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर अब बात करनी है, ठीक। चलिए, क्लियर है? अभी तक हमने जो पढ़ा और अब आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको समझ में आ गया है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन यानी कि पृथक्करण की विधियां क्या क्या है। तो पहले यहाँ पर हैंड पिकिंग, विनोइंग,
sieving, magnetic separation, sedimentation, decantation, loading, filtration, evaporation, sublimation, distillation, churning। तो ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ मेथड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, चलिए, तो सेपरेशन किया कैसा जाता है? अगर हम सिंपली कहें तो एक मिक्सचर हमारे पास है, जैसे कि ये हमारे पास एक मिक्सचर है, जिस मिक्सचर में अलग अलग बॉल्स हैं, कुछ येलो बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ पर्पल बॉल्स हैं, अलग अलग बॉल्स हैं। तो जब हम इन बॉल को अलग अलग रख देंगे, है ना, इनका जो है, इनके अलग अलग ग्रुप बना देंगे, अलग अलग इन्हें रख देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, पृथक कर देंगे, तो उसे ही सेपरेशन या सेपरेशन ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये मिक्सचर था, अब हमने ये बॉल्स को अलग अलग रख दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए हैं? सेपरेटेड हो गए हैं। ठीक, चलिए इतना आप पहले नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और जो हमारी पहली विधि है उसके बारे में बात करते हैं। तो हैंड पिकिंग यानी कि हस्त चयन। ठीक है, हस्त चयन यानी कि हाथों से चयन करना। ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ dirt, stone, husk, etc. from the grains of wheat, rice, pulses, etc. यानी कि ये मेथड, ये एक ऐसी विधि है जहां पर हम जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अब वो कोई डर्ट यानी कि कोई गंदगी हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई हस्क हो सकता है, उसको अपने हाथों द्वारा उठा करके अलग करते हैं। ठीक है, हाथों से सेपरेशन किया जाता है। हाथों से हम क्या करते हैं? वो जो जो भी डर्ट है, जो भी स्मॉल पार्टिकल है, जो भी डर्ट है, वो पत्थर है, वो कुछ भी है, उसको हाथ से चयन करके हम उसको अलग करते हैं। ठीक है, ग्रेन से, जैसे कि हमारे पास चावल है या आटा है या दाल है, तो इनमें, ठीक है, इनमें ये जो ग्रेन्स हैं, हमारे अनाज हैं, इनसे हम जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो भी उनमें डर्ट है, स्टोन है, उनको हाथ से चयन करके हम अलग करते हैं। इसी प्रोसेस को हस्त चयन या हैंड पिकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर दो इमेजेस हैं बच्चों, तो एक को इमेज ए कह लेते हैं, ये वाली इमेज ए है और ये वाली इमेज बी है। तो इमेज ए में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक कंटेनर में बहुत सारी दालें हैं। ठीक है, अब इन दालों में कुछ डिफरेंट कुछ पत्थर हैं, देखो जो काले काले आपको दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि कोई छोटी वाली दाल है, उसमें कोई बड़ी दाल के पार्टिकल हैं, है ना, और हमें सिर्फ छोटी वाली दाल चाहिए, तो कुछ जो पार्टिकल्स है बड़ी दाल वाले, उनको हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। ठीक है, चयन करके। अब इमेज बी में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति के हाथ में कोई प्लेट है और प्लेट में कई सारा अनाज है। अब इस अनाज में कई सारी अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां यानी कि हो सकता है कोई डर्ट हो, स्टोन हो, हस्क हो। ठीक है, कोई भी अशुद्धियां हो सकती है, कोई भी अशुद्ध पार्टिकल वो हो सकता है। तो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? इन अनाज से अशुद्ध पार्टिकल को चयन करके इस तरीके से यहाँ पर अलग से रख रहे हैं। ठीक है, जिससे जो अनाज है वो एकदम साफ हो जाएगा और उससे जो अशुद्धियां हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगली विधि की, जिस विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये थ्रेसिंग क्या होती है? चलिए, सपोज इन अ बाउल देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रूट्स। मान लेते हैं एक बाउल में दो तरह के फ्रूट हैं। ठीक है, दो अलग अलग तरह के फल हैं। देन यू कैन इजिली सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। तो आप आसानी से दोनों फ्रूट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट वट इफ द साइज ऑफ द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज मच स्मॉलर। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों ही के ही साइज जो है, वो दोनों मिक्सचर्स के साइज क्या हो? बहुत ज्यादा छोटे हों, तब आप क्या करोगे?
तब आप क्या करोगे, तब आपको अब दूसरी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। तो द सेपरेशन टेक्निक ऑफ थ्रेसिंग आर यूजफुल फॉर सच स्मॉलर कंपोनेंट। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अ फार्मर यूजेस द मेथड ऑफ थ्रेसिंग टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। तो फार्मर जो हमारे किसान है वो इस मेथड का यूज करते हैं। जो स्टॉक होती है ना, यानी कि टहनी होती है जो, या हम कहें डंठल जो होता है, तो डंठल से अनाज को अलग करने की विधि जो होती है, और डंठल से अनाज को अलग करने के लिए फार्मर जो है थ्रेसिंग का उपयोग करते हैं। तो थ्रेसिंग की जो टेक्निक है वो की कैसे जाती है, तो जैसे आप इमेज ए में और इमेज बी में देख पा रहे हो, तो ऐसे मेथड है थ्रेसिंग के। यानी कि क्या किया गया है, जो हमारे स्टॉक है, जो डंठल हैं जिनमें अनाज लगा हुआ है, उन डंठल की इस तरीके से एक गट्ठी बना ले और इसे किसी हैवी देखो लकड़ी का जो यहाँ पर लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा लिया गया है, या कोई भी और हम चीज बड़ी सी चीज ले सकते हैं और उस पर इसे पीटा जाता है। ठीक है, उस पर इसे पीटा जाता है, और पीटने से क्या होता है कि जो ये स्टॉक है, स्टॉक पर लगे हुए जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं वो स्टॉक से अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर स्टॉक को अलग कर लिया जाता है। तो स्टॉक को जो है एनिमल्स को खिलाने के लिए या आग जलाने के लिए या अन्य कामों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बुलक्स और मशीन्स में भी यूजफुल फॉर थ्रेसिंग। अच्छा, बुलक्स और मशीन के द्वारा अभी ये टेक्निक की जाती है। ठीक है, लेकिन पहले के समय में और कहीं कहीं अभी भी इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आप थ्रेसिंग के बारे में समझ गए हैं। देखो, अगर ये जो मेथड है स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करना, अगर यहाँ पर हम हैंड पिकिंग वाला मेथड यूज करते, हस्त चयन वाला मेथड यूज करते कि हाथ से निकाल करके एक एक अनाज के दाने को अलग रखते, तो हमें सिर्फ एक गठरी से ही अनाज निकालने में 1 साल लग जाता पूरा। ठीक है, इतना समय हमारा वेस्ट हो जाता। तो इजीली क्या किया जाता है, क्योंकि अनाज जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, और एक डंठल पर बहुत सारे अनाज के दाने होते हैं। तो क्या किया जाता है, जो थ्रेसिंग टेक्निक है, इस गट्ठर को बांध करके इसे किसी हैवी, जैसे यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है या किसी और चीज पर इसे पीटा जाता है। पीटने से क्या होता है कि जो अनाज है वो अलग हो जाता है, और जो डंठल है वो अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना, इतना अब आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, हमने आज सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हैंड पिकिंग क्या होती है, थ्रेसिंग क्या होती है, कैसे फार्मर थ्रेसिंग को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।